हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का MSc केमिस्ट्री का PYQ 2023 का मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। पूरा इजी से इजी वे में हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को 2023 का इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 में मैं सोल्व कर दूंगा। एग्जामिनेशन होने से पहले 2023 का PYQ सोल्व कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। पहले आप क्वेश्चन खुद सोल्व करना। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होती तब सॉल्यूशन एक बार देखने की कोशिश करना, ठीक है। और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ओके। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है कि पैटर्न क्या रहती है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में जब आप MSc एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होगे तो उसमें दो सेक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी, सेक्शन A और सेक्शन B, ओके। सेक्शन A के अंदर में आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलती है जो MCQ होता है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव 0.25 मार्क्स का होता है। और सेक्शन B के अंदर में होते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलती है। क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स को हो गए। तो टोटल कितने मार्क्स को हो गए 30 मार्क्स को हो गए। और सेक्शन A के अंदर में टोटल 70 मार्क्स को हो जाते हैं, तो ऑल ओवर 100 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलती है। और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 क्वेश्चन देखने को मिलती है इस एग्जामिनेशन के अंदर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में, ओके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से वॉच करना और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, उसके बाद सोल्व करना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार सोल्यूशन जरूर देखना। मैं सोल्यूशन को इजी से इजी में ब्रेक डाउन किया हूं आपको समझाने के लिए। तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर x d अपॉन dx, x d अपॉन dx, मतलब सिंपली इसका कम्यूटेटर बताना है। तो आपको पता है x इंटू x कॉमा d अपॉन dx जो कम्यूटेटर होता है, x कॉमा d अपॉन dx का जो कम्यूटेटर होता है वो -1 होता है। यहाँ पर इसको अच्छे से एक बार आप रीड कर लेना। ये मैं आपको बेसिक फॉर्मूला लेके आया हूँ, इस फॉर्मूला को रिमेंबर रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगी। d अपॉन dx ऑपरेटर d अपॉन dx कॉमा x ऑपरेटर इक्वल टू +1 होता है। जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो x ऑपरेटर कॉमा d अपॉन dx इक्वल टू -1 होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी देख लेना x ऑपरेटर और px ऑपरेटर जो होता है इसकी जो होती है कम्यूटेटर आयोटा h कट होता है, और इसको जब उल्टा कर देंगे px कॉमा x तो माइनस आयोटा h कट हो जाता है। और सिंपली मैं बता दूं अगर x यहाँ पर x स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है d अपॉन dx कॉमा x का पावर n। अगर n में 1 हो 2 हो 3 हो तो 1 तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 2 हो 3 हो 4 हो तो वहां पर आपको ध्यान रखना ये है n बाहर आ जाएगा, ठीक है, और x के पावर n-1 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और x 2-1 मतलब सिंपली 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करना है इसका। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट का C करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं फर्दर नॉलेज के लिए बता दिया हूँ, तो इस चीज को आप फॉर्मूला को याद रखना, ऐसे एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाती है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, डायपोल मोमेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ग्राउंड स्टेट S0 एंड आफ्टर लाइट इरेडिएशन एक्साइटेड H1 विल बी, क्या होगा। तो ये सिंपल बेसिक है, फॉर्मल्डिहाइड का आपको डायपोल मोमेंट बताना है। जब आप जैबलोंस्की डायग्राम से इसको हम कोरिलेट करेंगे, इससे हम ऐड करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, तो सिंपली क्या होता है जैबलोंस्की डायग्राम के अंदर में एक्चुअली यहाँ पर होता है सिंगलेट S0, इसके ऊपर होता है S1 होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी S2 होता है सिंपली। अब उसके बाद यहाँ पर होता है T1 और सॉरी यहाँ पर T0 होता है, और यहाँ पर होता है T1, यहाँ पे क्या होता है T1 होता है। सिंपली ये होता है। एक्चुअली होता क्या है कि एनर्जी जो होता है सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होती है और ट्रिपलेट की एनर्जी कम होता है। बट स्टेबिलिटी की हम बात करें तो ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम होती है। आपको पता है कि स्टेबिलिटी एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट में क्या है फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक बार। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H होता है और यहाँ पर क्या होता है H होता है। तो एक्चुअली होता क्या फॉर्मल्डिहाइड का जो डायपोल मोमेंट होता है वो 2.3 डिवाई होता है, क्योंकि ये पोलर ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है। तो जैसे हम ग्राउंड स्टेट में हम इस पे लाइट पास करते हैं तो इसकी जो मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है।
तो जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसकी जो पोलैरिटी होती है वो कम हो जाती है। जब पोलैरिटी कम होगी तो डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट कम हो जाती है तो यहाँ पर ये होता है कि ग्राउंड स्टेट का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और एक्साइटेड स्टेट जाते ही डायपोल मोमेंट कम हो जाती है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लेस देन ग्राउंड स्टेट। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछेगा, वर्क फंक्शन आपको 5 दे रखा है, कितना देखा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइंड आउट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है फोटोन का, बिलो विच फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दे रखा है वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपको प्लैंक कांस्टेंट आपको पता होता है 6.6 समथिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.626 10⁻34 जूल सेकंड होता है। सिंपली आपको कुछ करना नहीं, सीजीएम का आपको दे रखा है वर्क फंक्शन और यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए और इसको हम सबसे पहले इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखो जूल में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो प्लैंक कांस्टेंट है तो जूल में होता है, तो जूल जूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड इनवर्स बनेगा। और आपको पता है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है सेकंड इनवर्स 1 होता है, मतलब इनवर्स 1 होता है। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 10 to the power -19 जूल होता है। जिसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3.048 10 to the power -19 जूल देखने को मिलेगा। सिंपली फॉर्मूला होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का phi/h होता है। फॉर्मूला आपको पता हो गया, अब कुछ नहीं करना, इसमें सारे आपको वैल्यू पुट कर देना है। पुट करने के बाद 4.59 10 to the power 40 सेकंड इनवर्स 1 आते हैं आंसर, इसका आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 3 रियल फंक्शन psi1 psi2 psi3 आर नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल, द नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आपको निकालना है। मतलब सिंपल आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, n निकालना है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में psi1 psi2 psi3 दोनों नॉर्मलाइज्ड है और ऑर्थोगोनल है। तो सिंपली फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन z स्टार z डीटा इक्वल टू 1 जब नॉर्मलाइज्ड हो, और ये सेकंड होता है इंटीग्रेशन z स्टार z डीटा इक्वल टू 1 ऑर्थोगोनल हो। तो ऑर्थोगोनल में 0 होता है, नॉर्मलाइज्ड में 1 होता है। तो कंडीशन नॉर्मलाइज के कंडीशन में याद रखेंगे, तो यहाँ पर z इंटू z स्क्वायर होता है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है psi1 - 1/√2 psi2 प्लस √3/√2 psi3। तो जो हाँ जो आपका कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को हम स्क्वायर करेंगे, इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा और √3/√2 का स्क्वायर होगा। तो वहां पर आपको z स्क्वायर इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगा। अब जब इसकी वैल्यू 3 आएगी तो हम निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, यही होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, n स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन z स्क्वायर डी टाउ। अब आपका डी टाउ z स्क्वायर डी टाउ कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसको रूट में, हाँ जो स्क्वायर है वो रूट में चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट में जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो पारा एंड मेटा क्लोरोटोलिन। तो सबसे पहले क्लोरोटोलिन जो होता है इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर टोलिन हो गया, ये CH3 हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम Cl को लगाएंगे तो ऑर्थो हो जाएगा, मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। तो सारे आपके वैल्यू दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर देख सकते हो पैरा क्लोरोबेंजीन की वैल्यू दे रखा -1.55D और पैराटोलिन की वैल्यू दे रखा 0.46D। तो आपको बताना है कि ऑर्थो को ज्यादा होगा, मेटा का ज्यादा होगा, पैरा का ज्यादा होगा, उसके ऑर्डर आपको बताना है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करके। ओके, तो यहाँ पर आपको सारे वैल्यू यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो जब हम पैरा की बात करें, पैरा क्लोरोटोलिन की बात करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की अपोजिट साइड में आता है, तो इसकी जो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना, डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, तो यहाँ पर पैरा को निकालने का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है μ1 - μ2। एक्चुअली तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको आप कैलकुलेट करोगे तो μ1 - μ2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने वही करते हैं μ1 - μ2, इसको हम μ1 मान लिया और इसको μ2 मान लिया। तो यहाँ पर मोड है, अगर माइनस में आएगा तो प्लस में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 1.09 इसका डिवाइड आता है पारा क्लोरोटोलिन का। फिर जब हम मेटा के निकालेंगे तो मेटा का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ मेटा के केस में क्या होता है, इसकी एंगल 120 होता है, यहाँ पर देख सकते हो 120 होता है। तो कोस 120 होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेटा का 1.38 डिवाइड। ऑर्थो आइसोमर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो एंगल आएगा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा ऑर्थो केस में। तो इसकी जो वैल्यूज आएगी, इसका फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला एक बार अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना, इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो इस ऑर्थो जो वैल्यू आएगी
2d। तो आप देख लो, आप खुद कैलकुलेट कर लो कि ऑर्थो की सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है डायपोल मोमेंट का, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो होगा, उसके बाद मेटा होगा, उसके बाद पैरा होगा। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शंस ये है, डिस्टॉर्शन पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नहीं, डिस्टॉर्शन पोलराइजेबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली होता क्या है डिस्टॉर्शन पोलराइजेबिलिटी, जब कोई मॉलिक्यूल होते हैं तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो चारों तरफ क्लाउड की तरफ काफी सराउंड हो जाते हैं, क्लाउड की तरह इस तरह सराउंड हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, आपस में डिस्टॉर्शन करते हैं। डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके केस में क्या होता है, जब भी आपको मतलब मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्लाउड ज्यादा जनरेट हो जाता है और साइज बड़ा हो जाता है, तो उस केस में टेम्परेचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड, तो टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता इस पोजीशन में जब भी डिस्टॉर्शन पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं। पोलराइजेबिलिटी किसकी बोलते हैं, जिसका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पर इतना क्लाउड हो जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है और डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, किसके बीच में निकालना है, यूटेक्टिक पॉइंट। तो आपको ध्यान यही रखना है कि यूटेक्टिक पॉइंट जब भी दिया हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं गिब्स फेज रूल। एफ इज इक्वल टू, नॉर्मल फॉर्मूला होता है सी माइनस पी प्लस 2, एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है गिब्स फेज रूल का। अगर आपने पढ़ा होगा फेज इक्विलिब्रियम के अंदर में, तो वहां पर फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए सी माइनस पी प्लस 2 होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट बोला है, तो जब भी यूटेक्टिक पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन रहा हो तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वहां पर यूटेक्टिक पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जहां पर प्रेशर आपको कांस्टेंट देखने को मिला, वहां पर जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है गिब्स फेज का। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला ये लगाया तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा, मतलब आप क्वेश्चन को आंसर गलत कर दोगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्क्स बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यूटेक्टिक पॉइंट पूछा, और यूटेक्टिक पॉइंट के अंदर में ये होता है, इसकी जो फेज होता है वो फेज 3 होता है। 3 फेज के अंदर में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं और 2 सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाँ, और कंपोनेंट यहाँ पर आपको दे रखा है 2, मतलब कंपोनेंट आपका 2 होगा। सिंपली आपको निकालना है एफ इज इक्वल टू सी माइनस सी कितने हैं 2, माइनस पी कितने हैं 3 प्लस 1, कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 0। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको फॉर्मूला को ध्यान रखना, गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला 2 होते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला आपको ये होता है, अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका फॉर्मूला आपको ये हो जाएगा, आपको यूटेक्टिक पॉइंट दे रखा हो तो। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन कंपेयरिंग द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, आपको कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 कार्बन 12 ऑक्सीजन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट फॉर कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 इज लार्जर देन कार्बन 12 ऑक्सीजन 16। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मैं आपको बेसिक इसका कैलकुलेशन बताता हूं। ये कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना, ऐसे आपको एग्जामिनेशन में और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सिंपली होता है आई इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ एनर्जी आप निकालते हैं तो आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास होता है। तो हमें इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मैंने सपोज किया, ये कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 और कार्बन 13 और ऑक्सीजन 16 दोनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के, है ना। तो इसको हम रिड्यूस मास निकालेंगे, तो फर्स्ट का हम रिड्यूस मास निकालेंगे तो आपको कितना आएगा 6.86 आएगा। सेकंड का निकालेंगे तो 7.17 आएगा। कैसे निकाले, आपने देखा m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 आपको मास दे रखा है, सिंपली आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकंड का जो आपका रिड्यूस मास है वो ज्यादा आ रहा है फर्स्ट से। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जब रिड्यूस मास ज्यादा आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगी। कंफर्म पता लग गया। अब यहां पर देखना है b इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC होता है। b क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है। b क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब रोटेशनल कांस्टेंट होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर c। तो b जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो रोटेशनल कांस्टेंट घट जाएगी। अब एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू bj इंटू जे प्लस 1। अगर रोटेशनल कांस्टेंट बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर रोटेशनल कांस्टेंट घट रही है तो एनर्जी भी घटेगी। अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दे रखा था, इसकी रोटेशनल कांस्टेंट ज्यादा है इससे,
अब देखो यहाँ पर इसकी रिड्यूस मास ज्यादा है, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसकी रिड्यूस मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो रोटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो कम होगा ना, बट यहाँ पर लार्जर दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ C13 O16 आर लोअर्ड। देखो अब इसका सिंपल है, इसकी जो मतलब कि रिड्यूस मास ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो रोटेशनल कांस्टेंट कम हो जाएगा और इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है एग्जामिनेशन के अंदर में। तो ये तीनों फॉर्मूला को, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, रिमेंबर रखना अपने माइंड में। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है वाइब्रेशनल का, उसके बाद रोटेशनल का, उसके बाद ट्रांसलेशनल का। इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गैस इज 10 मिलीमोलर per second when 10% is reacted and it 5 millimolar per second when 40% is reacted, the order of the reaction। आपको ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। सिंपल, आपका एक का रेट दे रखा है, R1 आपको दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो सोल्यूशन में, R2 भी आपको दे रखा है, सोल्यूशन में आप देख सकते हो। तो R1 आपको दे रखा है 10 मिलीमोल पर सेकंड दे रखा है, जिसमें 10% क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो बचा कितना 19%। ओके, अब सेकंड में देखते हैं, R2 आपको दे रखा 5 मिलीमोलर पर सेकंड, जिसमें 40% रिजेक्ट हो रहा है, तो बचा कितना 60%। ओके, तो आपको पता है कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन होता है वो 100 मिलीमोलर होता है, 10 नहीं होता, यहाँ पर गलती मैंने मिस्टेक हो गया। इनिशियल जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 100 आपको सपोज करना है, 100 मिलीमोलर। तो यहाँ पर आप रेट लॉ के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। रेट लॉ इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू K इंटू A टू द पावर N होता है। R1 R2 दे रखा है, हम दोनों पुट करेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का पावर N हो जाएगा। तो R1 कितना देखा 10 दे रखा है और R2 5 दे रखा है, A1 कितना देखा 90 दे रखा है और A2 कितना 60%, आपको रिमेंस बचा वो 60 हो गया। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको N कैलकुलेट करना है। तो N कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको करना कुछ नहीं, आपको दोनों तरफ आपको लेना है लॉग, बोथ साइड आपको लॉग लेना है। जैसे आप लॉग लोगे वहां पर N की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 1.71। इसका आंसर आपका A करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। पीके वैल्यू आपको दे रखा है एस्पर्टिक एसिड, ये आप देख सकते हैं, ये आपका एस्पर्टिक एसिड का स्ट्रक्चर्स है ना। यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखा 2.0, 3.9, आपको 10। इसका मतलब सिंपल है, जो सबसे कम वैल्यू है वो एसिडिक ज्यादा है, ये मॉडरेट एसिडिक है और ये बेसिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीके जो वैल्यू है आपको दे रखा 2.0, जो अल्फा, हाँ जो CH ग्रुप का है, यहाँ पर देख सकते हैं CH ग्रुप का है, और PKA2 जो दे रखा 3.9 जो साइड चेन का, ये साइड चेन का, ठीक है। और आप जो 10.03 दे रखा है वो अमोनियम का दे रखा है, ये बेसिक का दे रखा है सिंपली। तो अब कुछ करना नहीं, आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। तो PK1 प्लस PKA2 अपॉन 2 होता है। आपको PK1 सबसे ज्यादा किसका 2.0 और 3.9 आपको जोड़कर 2 से डिवाइड करना, 2.95 आ जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर आपको A करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अप्रोक्स 3 के आसपास ही इसका आंसर आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इनटू ए डाइल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। जो कि ई नोट से आपका वैल्यू भी दे रखा है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, इसकी जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो भी नंस्ट इक्वेशन को यूज करके आपको सोल्यूशन देना है। तो फॉर्मूला जो होता है नंस्ट इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर दे रखा 298 केल्विन। तो यहीं पर आपको थोड़ा ध्यान देखना है क्वेश्चन के अंदर में, 298 केल्विन जहां पर टेम्परेचर मेंशन हो, आपको इस फॉर्मूला को यूज मत करना। इस फॉर्मूला को यूज करना जब भी 298 केल्विन दे रखा हो, तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log Q। इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत से जल्दी कम टाइम में आप सोल्व कर दो क्वेश्चन को। अगर आप इसको पुट करते हो, इस रिएक्शन को इस फॉर्मूला का आप यूज करके सोल्व करोगे तो सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन टाइम में थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, टाइम थोड़ा वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा लेंदी नहीं करना, क्वेश्चंस को इजी वे में सोल्व करना है। तो 298 केल्विन दे रखा हो तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, 350 केल्विन दे रखा हो तो इस फॉर्मूला को यूज करना है। अगर इस दोनों ऑप्शंस में नहीं दे रखा हो, मतलब टेम्परेचर ना दे रखा हो, तब जाकर के इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आपको स्मार्ट गेम प्ले करना है। ओके,
तो सिंपली आपको कुछ नहीं, इस फॉर्मूला का हम यूज करके यहाँ पर पुट किया है। ई सेल आपको दे रखा, ई सेल आपको निकालना है, ई नोट सेल आपको दे रखा है 0.799 वोल्ट, ओके 0.059 अपॉन एन, एन कितना होगा सिर्फ पर एजी, हाँ सिर्फ जो है AgNO3 दे रखा है। तो AgNO3 में क्या होगा, Ag प्लस होगा, सिंपल। अब Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो Ag में जाएगा, इसका मतलब N जो होगा 1 होगा, सिंपल। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट है सॉलिड फॉर्म में है तो इसका तो 1 हो जाएगा, और एक्वा सोल्यूशन में Ag प्लस है तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको दे रखा 10⁻³ दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आप सब कैलकुलेट करना है तो इसलिए आपको आएगा 0.621 आएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोल्व करना है एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको स्मार्टली प्ले करना है क्वेश्चन के साथ, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसका आंसर आपको डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्स भी, ए भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल होगा इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इनफिनाइट डिल्यूशन इज 388.5 आपको दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है। फाइंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब आपको कप्पा निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। कंसंट्रेशन भी आपको दे रखा है, ओके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपको दे रखा है, मतलब अल्फा भी दे रखा है, कितना 6%। परसेंट को हम हटाएंगे तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सिंपली, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दे ही रखा है, तो आपका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नोट। तो आपको लैम्डा सी कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्डा नोट आपको दे रखा है कितना 388.5 आपको दे रखा है, और अल्फा का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ही दिया 0.006 हो जाएगा। तो आप जैसे कैलकुलेट करोगे लैम्डा सी आपको 23.31 आ जाएगा। अब निकालना है हमको कप्पा, तो लैम्डा सी का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा सी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी कंसंट्रेशन। तो कप्पा निकालेंगे तो सी कंसंट्रेशन इंटू लैम्डा सी अपॉन 1000। अब सारे आप फॉर्मूला आपको पता हो गया, अब सारे वैल्यू पुट करोगे तो आपको 2.33 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। तो सिंपली आपको दो फॉर्मूला याद रखना, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद करोगे तो याद रहेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इससे आप लैम्डा सी निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, इससे कप्पा निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, cos थीटा इज द आइजन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर आपको दे रखा है, व्हाट इज द आइजन वैल्यू। तो आइजन वैल्यू जो होता है वो आइजन फंक्शन का कोफिशिएंट ही आइजन वैल्यू होता है। अगर cos थीटा आपको आइजन फंक्शन दे रखा है, तो अगर इसका कोफिशिएंट 2 है तो यही आपका आइजन क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ये आइजन फंक्शन हो गया, ये आइजन वैल्यू हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरह से निकालना है। तो ऑपरेटर आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देख सोल्यूशन एक बार देख लेना, ऑपरेटर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको cos थीटा आपको आइजन फंक्शन दे रखा है, तो cos थीटा को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin थीटा होगा। अब हम दोनों तरफ sin थीटा ले लिए, तो दोनों तरफ sin थीटा लेने के बाद यहाँ पर sin स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/sin थीटा से दोनों से मल्टीपल करेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऑपरेटर बन के आ जाए, उसको हम ऑपरेटर लिख दें। तो ऑपरेटर बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर किया, यहाँ पर एक ऑपरेटर बन गया, तो ये ऑपरेटर cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर 1/sin थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, -2 cos थीटा आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, आइजन वैल्यू। तो ये आपको आइजन फंक्शन है, यही आपका आइजन वैल्यू हो जाएगा। तो -2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर ए फोटो केमिकल रिएक्शन, जो आपको दे रखा है रिएक्शन, द क्वांटम एल्ड आपको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, सिंपली 0.20 दे रखा है, और जिसमें आपको फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको वो भी वैल्यू दे रखा है। निकालना क्या, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड। आपको एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, सिंपल इसकी वैल्यू क्या निकालना है, इसी की वैल्यू निकाल देना है। और जो निकालना है वो मोल में निकालना है, सिंपली एक्चुअली निकलेगा मॉलिक्यूल्स में, लेकिन मोल में निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान भी रखना है आपको, डायरेक्ट आंसर मत कर देना। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो सिंपली आपको आएगा 5 इंटू फोटोन एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखा है, तो आप पुट करोगे तो आपको आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स में आएगा। तो मोल निकालने के लिए आपको एवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपको आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -5 देखने को मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली टी हाफ वर्सेस
1/A0 का कंसंट्रेशन पूछा गया है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला यही होता है, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A0 के पावर n-1 होता है। ओके, तो यहां पर सिंपली 1/A0 दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो सिंपली इसका हमारा 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जब इसको हम 1 करेंगे तो इसके पावर तो भी 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो इसका पावर कितना दे रखा है, n-1। इसका मतलब ये है कि n-1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या था, ऑर्डर ही तो निकालना था, n निकालना था, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द एंजाइम कैटलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ ए सबस्ट्रेट 25 डिग्री सेल्सियस हैज माइकलिस कांस्टेंट, मतलब Km भी दे रखा है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है और यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी का भी दे रखा है वैल्यूज, और एंजाइम कंसंट्रेशन की भी दे रखा है। निकालना क्या है, कैटालिटिक कांस्टेंट। सिंपल आपको जो दे रखा है सबसे पहले उसको आप लिखो, फिर उसके बाद फॉर्मूला को अप्लाई करो, अप्रोच करो, उसके बाद आपको सिंपली पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर Vmax आपको दे रखा है, ठीक है, आपको एंजाइम कंसंट्रेशन भी दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है, निकालना कैटालिटिक कांस्टेंट। फॉर्मूला यही तो होता है, कैटालिटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है Vmax अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन। कुछ दे रखा है, बस सिंपली आपको वैल्यू पुट करना, आंसर आपको देखने को मिल गया। सिंपल आपका आंसर देखने को मिलेगा, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चंस हो तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहले जो मेंशन किया हो उसको आप अच्छे से लिखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अप्रोच करो कि किस फॉर्मूला पे मैच करेगा, और सिंपली अप्रोच करने के बाद आपको आंसर तुरंत आ जाता है। तो आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एज पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल पी बाई इक्वल टू क्या होगा। आपको पता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन इंटू मोमेंटम, हाँ ये पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन क्या होता है 4 पाई होता है सिंपली। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है पोजीशन जो है और मोमेंटम है, दोनों की ओरिएंटेशन देखा जाए तो एक्स एंगल मतलब एक्स अलोंग द एक्सिस में है, एक्स अलोंग द एक्सिस के अंदर में है, लेकिन जो पोजीशन का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग में है और मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग में है। तो दोनों आपस में क्या हो गया, दोनों आपस में हो गया परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर होगा तो इसका 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आप ध्यान नहीं दोगे, पी वाई को ध्यान नहीं दोगे, मोमेंटम का इसको डायरेक्शन ध्यान नहीं दोगे तो आप आंसर आपका बी मार दोगे, लेकिन बी इसका नहीं होगा, इसका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड CO2 आर इंफ्रारेड एक्टिव, मतलब IR एक्टिव आपको बताना है। तो देखो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जो वाइब्रेशन मोड निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3n-5 होता है, n नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो CO2 लीनियर होता है, तो CO2 लीनियर केस में 3n-5 होता है, नॉन लीनियर केस में 3n-6 होता है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो कितने कंपोनेंट है, ऑक्सीजन 2 है, एक कार्बन मतलब 3 है, तो 3 × 3 -5 कितना हो 9-5 मतलब 4 आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन 4 क्लिक मत कर देना, यहाँ पर IR एक्टिव पूछ रहा है। यहाँ पर सिंपली याद ध्यान रखना है कि इसका वाइब्रेशनल मोड 4 आ गए हैं, लेकिन इसमें कितने IR एक्टिव हैं। तो वाइब्रेशनल मोड के अंदर में यहाँ पर देख सकते हैं, वाइब्रेशनल मोड के अंदर में क्या आते हैं, 4 आपको देखने को मिल जाती है। तो वाइब्रेशनल मोड के अंदर में सिमेट्रिक आता है, एसिमेट्रिक आता है, बेंडिंग इन प्लेन आता है, बेंडिंग आउट प्लेन आता है वाइब्रेशनल मोड के अंदर में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वाइब्रेशनल मोड के अंदर में। ओके, तो जो सिमेट्रिक होता है वहां पर CO2 केस में क्या होता है, इनएक्टिव होता है, सिमेट्रिक केस में इनएक्टिव होता है, और एसिमेट्रिक केस में क्या होता है, वहां पर IR एक्टिव होता है। और बेंडिंग में 2 होता है, एक बेंडिंग में होते हैं इन प्लेन होता है और एक बेंडिंग में आउट प्लेन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इन प्लेन और आउट प्लेन जो बेंडिंग हो दोनों की एनर्जी सेम ही होता है। तो यहाँ पर इसका 1 होगा, दोनों में IR एक्टिव होता है लीनियर केस में, तो एक 1 होगा और एक इसका 1 होगा, इसमें इनएक्टिव होता है, तो यहाँ से एक 1, यहाँ से एक 1, टोटल कितने हो जाएंगे, IR एक्टिव 2 हो जाएंगे। इसका C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट ट्रेन इन ऑक्टाहेड्रल मतलब डेल ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ऑफ द वैल्यू फॉर एम दे रखा है मेटल अमोनिया 6 3+ कम्प्लेक्सेस। एम क्या है, एम में मेटल में क्या है, मेटल में आपको दे रखा है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम दे रखा है, सिंपल ये आपको दे रखा है मेटल। तो सिंपली मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको एनर्जी निकालने की बात कर रहा है, मतलब कि डेल ऑक्टाहेड्रल मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक्चुअली आएगा कोबाल्ट +3 में ही आएगा
और रोडियम भी आपको +3 में ही आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और ईडियम भी आपको +3 में ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में +3 में ही है, तो यहाँ पर अगर वैसे भी आप निकालोगे तो यहाँ पर +3 में ही आएगा। मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। जब डी ब्लॉक के अंदर में आपने देखा होगा डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, रोडियम हो गया, इरिडियम हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल में। तो हम डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो वहां पर एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पर जब एनर्जी डाउन ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, तब इंक्रीज करती है जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और लिगेंड सेम हो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, तो वहां पर डाउन द ग्रुप जाने पे एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल जो एनर्जी होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इरिडियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद रोडियम का हो जाएगा, उसके बाद आपका कोबाल्ट का हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ओके, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो सिंपल आपको सीरियम +3 का बताना है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है ग्राउंड स्टेट टर्म का तो सिंपल आप निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ग्राउंड स्टेट टर्म का वो ये होता है, एल होता है 2s+1 होता है इंटू जे होता है। ओके, यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला यही होता है। तो हम बात करें सीरियम +3 के निकालने की बात करते हैं, कैसे हम निकालेंगे थोड़ा हम समझते हैं। सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनन 4f1 5d1 6s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, सिंपली 4f1 देखने को मिलेगा। जैसे 4f1 होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करोगे तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेगा f1 के अंदर में। तो यहाँ पर जो l होगा वो कितना होगा, +3 हो जाएगा। जब l +3 होता है तो f सबसेल के अंदर में होता है, और यहाँ पे s +½ है, तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे। तो l तो आपको मिल गया कितना, f सबसेल है, तो s, हाँ तो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए होता है 2s+1 होता है। तो s कितना है 1/2, तो s 1/2 हो जाएगा +1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा सिंपली। तो सिंपली आ जाएगा 2, यहाँ पर देखो 2 और f आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर आ गया। अब आपको j निकालना है, तो j कैसे निकालना है, j का जो फॉर्मूला होता है वो होता है l - s होता है और l + s भी होता है। तो l माइनस तब होता है जो हाफ फील्ड लेस हाफ फील्ड होता है। जब लेस हाफ फील्ड होता है तो l - s अप्लाई करेंगे, और जब मोर देन हाफ फील्ड होता है तो l + s अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हाफ फील्ड तो बहुत कम है, मतलब हाफ फील्ड है नहीं, लेस देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर l - s अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5/2 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ग्राउंड टर्म सिंबल वो आपका ये आ जाएगा, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, यही फॉर्मूला होता है ग्राउंड टर्म सिंबल का, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2s+1 जो होता है वो मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन टेंपरेचर इंक्रीज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा। मैं सिंपली बता दूं डायमैग्नेटिक के अंदर केस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक केस में होता है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वहां पर आपको जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है वो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द सेंट्रल आयन इन द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब EAN निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए EN का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है Z - ON + 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। Z क्या होता है, तो Z होता है एटॉमिक नंबर, ON क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है Fe है, तो Fe के Z कितना होता है 26 होता है। निकल कितना होता है, निकल का होता है 28 होता है, और क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है। सिंपली आपको निकालना है, तो आपको ऑप्शन ए का निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पर 26 हो जाएगा सिंपली। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा Fe का वो कितना होगा +3 हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट को निकालोगे तो नेक्स्ट में वही कोई केस है, यहाँ पर भी यहाँ पर 26 हो जाएगा, और माइनस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं 2 हो जाएंगे, प्लस 12 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। सी ऑप्शन में भी वही है, सी ऑप्शन में 38 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, और डी ऑप्शन में 33 हो जाएगा। इस तरह से निकालोगे तो यहाँ पूछा गया हाईएस्ट, तो हाईएस्ट EN वैल्यू किसका है 38 का है, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो शुड बी। तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना, यही है सबसे बेस्ट चीजें जो आपको ध्यान में रखेंगे एग्जामिनेशन के अंदर में। लीनियर केस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यहाँ पर देख सकते 0.115 से ग्रेटर होता है। प्लेनर ट्रायंगल की बात करेंगे वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो 0.15 से लेकर 0.225 आएगा। तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या है 0.225 से 0.414 है। तो टेट्राहेड्रल क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0.225 से 0.414, इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल का देख सकते हैं 0.14 से 0.414 से 0.732 और सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं क्यूबिक का देख सकते हैं 0.732 से 0.999। तो यहाँ पर आपका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है D9 का आपको निकालना CFAC वैल्यू। तो D9 का निकालने के लिए सिंपल है, यहाँ पर कोई स्पिन लो स्पिन हाई स्पिन नहीं आएगा, D9 केस है ना। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, ऐसा आप निकालोगे, यहाँ पर T2G हो गया, यहाँ पर EG हो गया, ओके EG हो गया। तो D9 यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 9 हो गया। मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए, EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 हो गए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए CFAC निकालने का, -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो 0.4 इंटू 6 -2.4 प्लस 0.6 इंटू 3 1.8। तो यहाँ पर पूरा हो जाता है डेल ओ, सिंपली ये होता है। तो कितना आ जाएगा -0.6 डेल ओ आ जाएगा। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स आयन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब आपको वेवलेंथ शॉर्टेस्ट बताना है, तो वेवलेंथ का सिंपली मैं बता दूं कि वेवलेंथ और एनर्जी से आप कोरिलेशन कर लेना। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ और एनर्जी का कोरिलेशन कर लेना। एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। क्या होता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ जितना कम उतना एनर्जी ज्यादा। तो सिंपली यहां बताना है आपको कि सबसे पहले आपको एनर्जी देखना है कि इस ऑप्शन में एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है। जिसका जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है। तो यहाँ पर सारे क्रोमियम जो है वो +3 पोजीशंस में ही है। यहाँ पर देख सकते क्रोमियम +3 में है, ये भी क्रोमियम +3 में है, ये भी क्रोमियम +3 में है और ये भी क्रोमियम +3 में ही है। तो जब सब सारे क्रोमियम +3 में है तो कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, यहाँ पर लिगेंड से करेंगे। जिसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी एनर्जी उतना ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या क्या है, लिगेंड क्या है, एक वाटर लिगेंड है, एक आपको फ्लोराइड लिगेंड है, एक NO2 लिगेंड है, ठीक है, और एक अमोनिया लिगेंड है। तो लिगेंड की जो ऑर्डर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिगेंड जो होता है सबसे ज्यादा NO2 का लिगेंड सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपका लिगेंड अमोनिया का आ जाएगा। कहाँ अमोनिया उससे कम वाटर का आ जाएगा। सबसे कम आपको आ जाएगा फ्लोरीन का आ जाएगा। तो सबसे कम हो जाएगा आपका लिगेंड इसका बी का। तो सबसे कम इसकी एनर्जी हो जाएगी और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। बट क्वेश्चन में कम पूछा है। NO2 जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज्यादा एनर्जी ज्यादा होती है। तब होता है जब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का सेम हो। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का सेम ही है बट यहाँ पर लिगेंड सबसे ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा। जब एनर्जी सबसे ज्यादा होगा तो वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द ज्योमेट्री ऑफ XeOF4 मॉलिक्यूल बेस डिस्क्राइब। तो सिंपल यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका XeOF4 का स्ट्रक्चर होता है, ये सिंपली क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट आपको बताना है तो बेस्ट यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर है। तो जब एक लोन पेयर पे स्क्वायर पिरामिडल ही होता है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अरेंज द फ्लोइंग मेटल आयंस बेस्ड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। सिंपली क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उसको बोलते हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होता है किसी भी एलिमेंट पे उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता है। तो मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सबका बराबर है तो यहाँ पर तो चार्ज डेंसिटी तो हम कर नहीं सकते। यहाँ पर आप साइज से करेंगे, जितना साइज छोटा होगा उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। साइज छोटा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट
ज्यादा करेंगे मतलब उसकी हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइज लिथियम का छोटा होता है, उसका सोडियम होगा, उसका पोटेशियम, उसका रुबिडियम, उसका ऑक्सीजन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन सोप। देखो हीमोग्लोबिन तो होता है एक्चुअली क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन मायोग्लोबिन जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया NpCl2 होल थ्राइस इज प्रिपेयर्ड। तो NpCl2 जो होता है नॉर्मली क्या होता है, इसको नाम देते हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लो ट्राइफॉस्फाजिन, इसको नाम देते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड से हम हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो आपको देखने को मिल जाता है। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड इन एक्वामोलर रेशियो, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच इज इनकरेक्ट अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का इनकरेक्ट बताना है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका सिंपली बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्री ऑफ IF7 और SF6। तो IF7 का जो ज्योमेट्री होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, IF7 का ज्योमेट्री ये आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको IF7 का ज्योमेट्री होता है, इसको बोलते हैं सिंपली क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बी बाई पिरामिडल, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा और SF6 का हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल सिंपली, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फाजिन इज वाटर रिपेलेंट पॉलीमर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्थेटिक मेडिकल। मतलब कौन सा ऐसा फॉस्फाजीन पॉलीमर है, फॉस्फाजीन है जो वाटर रिपेलेंट पॉलीमर होता है, यूज करते हैं प्रिपरेशन फॉर प्रोस्थेटिक मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, फ्लोरो एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमर। तो नॉर्मली इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आप आंसर आप नहीं कर पाओगे। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इफेक्टिव होमोजीनियस कैटलिस्ट फॉर द अल्कीन हाइड्रोजनेशन। तो सिंपली मैं बता दूं कि हाँ ये फर्स्ट इफेक्टिव होमोजेनियस कैटलिस्ट था जो अल्कीन को हाइड्रोजनेशन किया था। वो कौन किया था, वो किया था विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट था जो फर्स्ट इफेक्टिव होमोजेनियस कैटलिस्ट था जो अल्कीन को क्या किया, तो हाइड्रोजनेशन करवाया था। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका होमोजेनियस, यही आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 1965 में विल्किंसन कैटलिस्ट जो था वो फर्स्ट वाइडली इफेक्टिव होमोजेनियस कैटलिस्ट था जो यूज किया गया था अल्कीन को हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया गया था। इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अमॉन्ग द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्सेस व्हिच वन डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसमें बताना है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करती है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वी वैनेडियम Cl6। तो वैनेडियम किसमें होता है, वैनेडियम होता है स्कैंडियम टेरिडियम वैनेडियम। तो सिंपली इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3d3 होता है, 4s2 3d3 होता है, 4s2 3d3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कोलिन जो होता है कितने कंट्रीब्यूट करेगा 1, तो 6 इसमें हो गया, तो 6 ऐड करो कितना 11 हो गया, और 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो तो कितना हो जाएगा 11 और 2 13 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रही है। यहाँ पर निकल देख सकते हो, निकल कितना होता है 4s2 3d8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। और pf3, तो pf3 केस में दो कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेना, और यहाँ पर फास्फोरस पे एक लोन पेयर होता है, यही लोन पेयर 2 कंट्रीब्यूट करता है। तो कितने हैं 4 हैं, तो 8 हो जाएंगे, तो 18 यहाँ पर हो गए। तो ये भी तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये फॉलो नहीं कर रहा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट लो स्पिन स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में तभी होता है जब D8 का केस होता है। सिंपली जब D8 का केस होता है उसमें भी 2 पॉइंट आते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो, अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो उसके केस में क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा ज्योमेट्री, यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, सिंपली यही ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए को हम देखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड है, तो गोल्ड जो है यहाँ पर कितने पोजीशन में +3 में है, तो ये चलेगा। यहाँ पर कॉपर +2 में है तो ये नहीं चलेगा, Ti +4 में ये नहीं चलेगा। हाँ निकल जो है +2 में है। जो गोल्ड होता है वो कॉपर फैमिली के बिलोंग करता है, जो गोल्ड होता है कॉपर फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉपर AgAu होता है, सिंपली ये होता है। अब देखो यहाँ पर कॉपर कितना +3 में आएगा,
तो कॉपर +3 में आप यहाँ पर D8 केस बन जाएगा सिंपली। निकल +2 में आप यहाँ पर भी D8 केस बन जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है 1 और D जो D8 केस बन रहा, बाकी B और C में D8 केस नहीं बन रहा, तो B और C कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर देखना है कि इसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ये वीक लिगेंड है। लेकिन यहाँ पर देखो जब किसी भी मेटल का +3 चार्ज में आता है तो उससे हम टॉप से बॉटम में जाते हैं। जैसे हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लिगेंड बिहेव करने लगता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करने लगता है। और जो गोल्ड होता है वो 5D सीरीज से बिलोंग करता है, वो नीचे की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पर जो कोल्ड्रिल जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव कर रहा है और D8 केस में भी है, तो इसका मतलब यही स्क्वायर प्लेनर होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन इज स्पिन एलाउड। तो स्पिन एलाउड होने के लिए ये डेल्टा एस जो होता है वो 0 होना चाहिए। तो सिंपली तो यहाँ पर आप देखिए इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, मतलब यह स्पिन मल्टीप्लिसिटी दे रखा है, मतलब 2s+1 जो है वो 3 दे रखा है। तो s कितना हो जाएगा, s आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 3 दे रखा है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो भी 3 दे रखा है, तो यहाँ पर भी s 1 हो जाएगा। तो डेल्टा s निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा s निकालने के लिए s2 - s1 मतलब दोनों का माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 1 - 1 0। बट इस केस में देखोगे तो यहाँ पर 2 आ रखा है, यहाँ पर 4 आ रखा है, तो 2s+1 कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर s कितना हो जाएगा, s कितना हो जाएगा, s 1/2 हो जाएगा। और इस केस में तुम देखोगे तो 2s+1 = 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 2s जो हो जाएगा 4 - 1 मतलब कि 3 हो जाएगा। s = क्या हो, 3/2। इसको आप माइनस करोगे 3/2 - 1/2 तो आपको 0 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये स्पिन अलाउड है, मतलब डेल्टा s 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच डिजीज इज कॉल्ड बाय द एक्सेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट्स एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ जेंथाइन ऑक्सीडेज। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपली ये होता है जब भी आपकी बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपकी जो हड्डियों में ज्वाइंट्स होते हैं उनमें पेन होता है, दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ होता है। तो गॉट इसको बोलते हैं, गॉट इसी को बोलते हैं अर्थराइटिस, जिसके अंदर में ज्वाइंट में दर्द होता है, पेन होता है। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन देख सकते हैं, जो परनीशियस होता है एनीमिया जो होता है, हाँ परनीशियस एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। विल्सन डिजीज जो होता है एक्चुअली ये होता है जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता है, तो ये भी नहीं होगा। ग्वाइट्रे जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर 39 का बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दिस स्पीसीज इज द वीकेस्ट एसिड। एसिड होता क्या, एसिड एक्चुअली उसको बोलते हैं जो H+ आसानी से डोनेट कर सके। तो H+ कौन सा ऑप्शन में आसानी से डोनेट करेगा, तो यहाँ पर देखो H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो यहाँ पर H3 है, 3 हाइड्रोजन, इसमें आसानी से डोनेट करेगा। ये एसिड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें 2 है, थोड़ा कम करेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 इसलिए यहाँ पर 1 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H+ डोनेट करना बहुत मुश्किल होगा, तो ये वीक एसिड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड यहाँ पर तीनों ऑप्शन का बाप है, तो नाइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। उसके बाद आपको H3PO4 हो जाएगा, सिंपल। हाँ, तो नाइट्रिक एसिड तो वीक एसिड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ऑप्शन ए और बी सी में ही देखेंगे ना, तो जिसमें हाइड्रोजन कम होगा तो H+ डोनेट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर एसिड वीक हो जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं 40 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, बाकी 30 क्वेश्चन सेक्शन ए का बचा हुआ है जो आपको पार्ट बी में देखने को मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको एग्जामिनेशन से पहले। तो आप कमेंट में एक बार जरूर बताना, अगर आपको सेक्शन बी भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, तभी मैं अपलोड करूंगा। तो मैक्सिमम बच्चे कमेंट जरूर करना अगर आपको सेक्शन बी चाहिए तो ओके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।